लहजे में अगर रस हो तो दो बोल बहुत हैं। लहजे में अगर रस हो तो दो बोल बहुत हैं। इंसान को रहती है मोहब्बत की ज़बां याद। नाजरीन, आज हम उसी मोहब्बत की ज़बां के मुतालिक आपसे गुफ्तगू करने वाले हैं। आज हमारा सबक है 8वीं जमात की उर्दू किताब फरोज़ा का सबक 3, जिसका उन्वान है उर्दू ज़ुबान। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं आपका दोस्त यार मोहम्मद अंसारी और आप देख रहे हैं अंसारी सर ऑनलाइन क्लासेस। आज के इस सबक में हम उर्दू ज़ुबान के मुतालिक आपसे ज़रूरी मालूमात फराहम करने वाले हैं। हम सभी जानते हैं कि उर्दू ज़ुबान दुनिया की जदीद ज़ुबानों में से एक है। ये ज़ुबान मुसलमानों की हिंदुस्तान में आमद के बाद रफ्ता रफ्ता परवान चढ़ती गई। एक दौर में जब हिंदुस्तान की ज़ुबान फारसी और उससे भी कबल संस्कृत थी। संस्कृत के बाद रफ्ता रफ्ता फिर मुगलिया सल्तनत, उसके कबल में फारसी ज़ुबान ने तमाम दफातर के चीज़ों को संभाला और फिर एक वक्त आया जब इस लश्करी ज़ुबान यानी कि सबको साथ लेके चलने वाली ज़ुबान उर्दू ज़ुबान ने अपनी शीरीनी और लताफत के बदौलत पूरी दुनिया में अपना नाम बिखेरा और अपनी शीरीनी ताकत से लोगों के जहनी शऊर को बेदार करने का काम किया। जी हाँ, उर्दू ज़ुबान दरअसल हिंदुस्तान में पली बढ़ी। ये भले ही कि इसको बाहर के आने वाले मुगलिया सल्तनत के दौर में तरवीज और तरक्की का मौका मिला, लेकिन ये ज़ुबान यहाँ की मकामी ज़ुबानों से मिलकर बनी है। आपको वादा करा दें कि उर्दू ज़ुबान की बुनियाद इसी हिंदुस्तान में हुई जहाँ पे संस्कृत, अरबी, फारसी, उर्दू और यहाँ की कुछ मकामी ज़ुबानों के मिलने से, इस हिंदी के ज़ुबानों से मिलने से इस ज़ुबान की बुनियाद होती है। अब आइए उर्दू ज़ुबान को जो सबक हमारे निसाब में शामिल है उसके मुतालिक मौलवी अब्दुल हक ने बड़े ही वाज़ह तरीके से उर्दू ज़ुबान को समझने और समझाने की कोशिश की है कि किस तरीके से एक ज़ुबान परवान चढ़ती है और एक दूसरे से होते हुए आवाम तक वो ज़ुबान कैसे रिवाज में इस्तेमाल हो जाती है। उन्होंने समझाया कि जिस तरीके से एक नन्हा सा बीज ज़मीन के अंदर दबने के बाद एक छोटा सा पौधा बनता है, फिर एक नन्हा पौधा और उसके बाद एक तनावर दरख्त की शक्ल इख्तियार कर लेता है, ठीक उसी तरीके से एक ज़ुबान भी होती है। बिलखुसूस उर्दू ज़ुबान की बात करें तो किसी दौर में एक दायरे तक महदूद रहने वाली ज़ुबान को आने वाले वक्त में रफ्ता रफ्ता ये ज़ुबान परवान चढ़ती गई और मुल्क हिंदुस्तान के अलावा दीगर ममालिक में भी ये ज़ुबान अपनी शीरीनी और लताफत बिखेरती चली गई। उर्दू ज़ुबान के हवाले से इसमें बताया गया है कि उर्दू ज़ुबान के लगवी माने लश्कर के हैं और लश्कर के माने होता है किसी को साथ लेकर चलना, यानी सबको एक साथ लेकर चलना। इसका मतलब ये हो गया, तय पाया कि इस ज़ुबान में उर्दू ज़ुबान के अलावा इसमें शामिल होने वाली दीगर ज़ुबानों के ज़रिए से इसका हुस्न दोबाला हो गया है और यही वजह है कि आम इंसानों ने इसको कबूल किया और बल्कि कबूल ही नहीं किया, अपने बोल चाल से लेकर इसको दफातर की दूसरी ज़ुबान यानी कौमी मादरी ज़ुबान हासिल कराने का भी दर्जा फराहम कराया। उर्दू ज़ुबान के अलावा और इस सबक के में हम दिलचस्प बातों को आपके दरमियान रखेंगे। आप पूरा वीडियो देखिएगा। अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए। उर्दू ज़ुबान के हवाले से ये सबक है, सबक 3। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपको इस ज़ुबान के हवाले से या वीडियोज़ के मुतालिक कोई सवाल जवाब है तो आप कमेंट के ज़रिए से हमसे रब्ता कर सकते हैं। उर्दू ज़ुबान जो मौलवी अब्दुल हक की ये तहरीर करदा मजमून है उसके हवाले से इस सबक में हम जिन जिन चीज़ों पे बात करने वाले हैं, पहले आपको वाज़ह तौर पे बता दें कि इसमें कुछ मारूदी सवालात दिए हैं। दुनिया की जदीद ज़ुबानों में से कौन सी ज़ुबान ऐसी है जिसके माने लश्कर के हैं? इसके अलावा उर्दू की मकबूलियत की सबसे अहम वजह क्या है? उनमें से कौन सी सिफत और ज़ुबान उर्दू ज़ुबान की नहीं है? उर्दू में मुफर्रिद हुरूफ तहजी की तादाद कितनी है? काशिफ रोटी खाएगा इस जुमले में फ़ाइल के माने करता, सब्जेक्ट क्या है? उर्दू में हुरूफ तहजी में मुरक्कब अल्फाज की तादाद क्या है? ये भी देखेंगे। इसके अलावा दीगर सवालों और जवाब हैं। उर्दू ज़ुबान किस ज़माने की इजाद है? उर्दू के माने क्या हैं? किन ज़बानों के मिलने अल्फाज शामिल होने से उर्दू ज़ुबान का हुस्न दोबाला हो गया? मुगलिया सल्तनत के बाद समुंदर के रास्ते कौन सी रियासत या कौन सी कौम हिंदुस्तान पर मुसल्लत हुई?
उर्दू ज़ुबान कौन सी कदीम ज़ुबान की आखिरी साइस्ता सूरत है? इसके अलावा कई ज़ुबानों के मेल जोल से क्या वजूद में आती है? आप उर्दू क्यों पढ़ना चाहेंगे? दर्ज झेल में दिए गए जुमलों के इमला दुरुस्त करके लिखिए। उर्दू एक प्यारी ज़ुबान है, ये गलत तरीके से तहरीर करना है, उसको सही दुरुस्त करना है। वाही से जमा बनाइए। झेल में दिए गए अल्फाज की तानीस बताइए। तानीस के माने मुज़क्कर और मुअन्नस जिस तरीके से होता है, मुज़क्कर के माने स्त्रीलिंग, माफ करिएगा पुल्लिंग, उसी को मुज़क्कर को ही तज़कीर बोला जाता है और मुअन्नस को तानीस स्त्रीलिंग। बाज लाहका के साथ चंद अल्फाज लिखिए। लाहका यानी वह शब्द जिसमें शुरू में जुड़ के, माफ करिएगा, लाहका के माने आखिर में, साबका के माने पहले जुड़ने वाले अल्फाज और लाहका के माने जो आखिर में जुड़ के मानी देते हैं। जैसे ईमान जोड़ दार बराबर, ईमानदार, ये दार जो है आखिर में जुड़ रहा है तो ये लाहका होगा। ठीक है। जैसे बाज मिलाना है तो दगाबाज, ठीक है, जाबाज, इस तरीके से। खाली जगहों को भरिए, खाली जगहों को दुरुस्त अल्फाज से पूर्ण करना है। अमली सरगर्मी के तौर पे कुछ एक्टिविटी भी है। उर्दू ज़ुबान के कदीम शायरों और नस्ल निगारों के नाम मालूम कीजिए। अपनी पसंद से बिहार के किसी शायर और अदीब के बारे में आप जो कुछ जानते हैं लिखिए। तो इस मजमून यानी उर्दू ज़ुबान के हवाले से आपने तमाम तर चीज़ें इस वीडियो में देख पाएंगे। ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है और इस वीडियो के अलावा दीगर वीडियो आप प्लेलिस्ट के हवाले से 8वीं जमात के फहरिस्त में देख पाएंगे। आप उन तमाम वीडियो का मुताला करिएगा। ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम और दीगर इम्तहानात वगैरह के हवाले से इन तमाम वीडियोज़ का आपके दरमियान इल्म में होना बेहद ज़रूरी है। तो मिलते हैं फिर आप इस वीडियो के अलावा इस वीडियो के अगले पार्ट में हिस्से में देखेंगे तमाम सवालों के जवाब जो तहरीरी शक्ल में आपके दरमियान पेश किया जाएगा। तो अब आइए बगैर किसी तमहीद के आपको स्क्रीन पे लेके चलते हैं तमाम सवालों के जवाब के लिए। लीजिए नाजरीन, पेश है 8वीं जमात की उर्दू किताब फ़रोज़ा का सबक तीसरा, जिसका उन्वान है उर्दू ज़ुबान। उर्दू ज़ुबान दरअसल मौलवी अब्दुल हक की लिखी हुई बेहतरीन एक मज़मून है जिसके हवाले से उर्दू की इब्तिदा, आगाज़ और उसके इर्तक़ा के मुतालिक बातचीत की गई है। उर्दू ज़ुबान की बुनियाद कैसे पड़ी, हिंदुस्तान में किन किन ज़ुबानों के मिलने से ये उर्दू ज़ुबान की तख्लीक हुई और इसका हुस्न दोबाला कैसे हुआ, इसकी परवान कैसे चढ़ी और ये मुल्क की दूसरी सरकारी ज़ुबान यानी कि मादरी ज़ुबान की हैसियत किस तरीके से हासिल की, इन तमाम वजूहात को, तमाम चीज़ों को हम इस वीडियो में शामिल करने वाले हैं। ये बेहद दिलचस्प आपको उर्दू ज़ुबान के हवाले से मज़मून शामिल किया गया है ताकि हमारे तलबा व तालबात नाज़रीन को जो ज़ुबान मादरी ज़ुबान है, हमारी पैदाइशी ज़ुबान के तौर पे इस्तेमाल की जाती रही है, तमाम तर अदबियात के हवाले से भी पेश की जाती रही है, तो उसको बखूबी तौर पे उसकी इल्मी सलाहियत को और उसके तमाम तर चीज़ों पहलुओं को भी जानने की ज़रूरत है। इसी हवाले से मेरा ख़याल है कि उर्दू ज़ुबान के हवाले से ये वीडियो बेहद ख़ास होने वाला है। आपसे अपील है कि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच पाए। उर्दू ज़ुबान दुनिया की जदीद और मकबूल ज़ुबानों में शुमार की जाती है। उर्दू के माने लश्कर के हैं और इस ज़ुबान में हिंदी के शीरीनी और अरबी व फ़ारसी के शान व शौकत शामिल है। हम सभी जानते हैं, इस जब सबक के हवाले से आप मुताला करिएगा, पढ़िएगा, वीडियो में देखिएगा तो आपको वाज़ा हो जाएगा कि उर्दू कोई दूसरे मुल्क की ज़ुबान नहीं है बल्कि इसी हिंदुस्तान में पली बढ़ी, पैदा हुई और सबके अंदर रच बस जाने वाली ज़ुबान है। चूँकि इसकी बुनियाद ही तमाम, इसके लग़वी माने ही तमाम ज़ुबानों को साथ लेकर चलने के हैं। इसका मतलब हुआ कि इस उर्दू ज़ुबान में सिर्फ़ उर्दू का एक अनोखा मतलब ज़ुबान की तासीर नहीं बल्कि हिंदी, संस्कृत, अरबी, फ़ारसी, प्राकृत, ठीक है, और यहाँ की मकामी ज़ुबानों का भी मेल जोल इसमें पाया जाता है। तो कितना अच्छा ये टॉपिक होने वाला है उर्दू ज़ुबान के हवाले से, ठीक है। और तो आइए अब इस सबक के हवाले से तमाम तर चीज़ों को देखेंगे। वीडियो के आप तारुफ हिस्से वाले पहले हिस्से में भी इन तमाम चीज़ों को आपने देख लिया है बखूबी तौर पे और उर्दू के हवाले से मुख्तसर वाक़फ़ियत भी आप हासिल कर चुके हैं। अब आपको मज़मून के हवाले से बखूबी तौर पे इसकी इल्म देते चलें। आपको
तहरीर आप देख रहे हैं। अब आइए बगैर किसी ताख़ीर के इसकी शुरुआत करते हैं। उर्दू ज़ुबान सबक तीसरा। उर्दू ज़ुबान दुनिया की जदीद ज़बानों में से है और रफ्ता रफ्ता ये तरक्की की राह पर गामज़न है। ज़ुबान न किसी की ईजाद होती है और न कोई इसे ईजाद कर सकता है। जिस वसूल पर बीज से कोफल फूटती है, पत्ते निकलते हैं, शाखें फूटती हैं, फूल लगते हैं और एक दिन वही नन्हा सा पौधा एक तनावर दरख्त हो जाता है। इसी उसूल के मुताबिक ज़ुबान पैदा होती है और फलती फूलती है। उर्दू ज़ुबान इस ज़माने की यादगार है जब मुसलमान हिंदुस्तान में आए और अहले हिंद से उनका मेल जोल रोज़ बरोज़ बढ़ता गया। उस वक्त से मुल्क की ज़ुबान में मामूली सी तब्दीली पैदा हुई, जिसने आखिर एक नई सूरत इख्तियार कर ली जिसका उनमें से किसी को शानो गुमान न था। मुसलमान फ़ारसी बोलते आए थे और एक ज़माने तक उनकी ज़ुबान फ़ारसी ही रही। दरबार व दफातर में भी उनका सिक्का जारी था। फ़ारसी ज़ुबान की तहसील के बग़ैर नामुमकिन था, क्योंकि मुसलमानों के उलूम व फ़नून का ख़जाना इसी ज़ुबान में है। इधर मुल्क में जो ज़ुबान क़दीम हिंदी या प्राकृत राइज थी, उसे भी मुसलमानों ने सीखा। यानी इस तरीके से हमने इस मज़मून के हवाले से जाना कि पहले जो ज़ुबान थी मुसलमानों की वो फ़ारसी थी। फिर रफ्ता रफ्ता यहाँ के मकामी ज़ुबानों को उन्होंने सीखना शुरू किया ताकि अपने तासुरात दूसरे तक ज़ाहिर कर सके। आइए अब मज़मून के हवाले से। अवाम वही ज़ुबान बोलते थे, चुनांचे इस मखलूत ज़ुबान में बड़े बड़े शायर हुए। शाही दरबारियों, उलमा और शुअरा ने भी ये ज़ुबान सीखी और इसमें तालीफ़ व तसनीफ़ का भी सिलसिला शुरू किया। यानी किसी चीज़ों को जमा करना, किताबों की शक्ल इख्तियार करना। ग़रज़ हिंदुस्तान के इस मेल जोल से एक नई ज़ुबान ने जन्म लिया जिसका नाम बाद में उर्दू रखा गया। उर्दू के माने लश्कर के हैं और लश्करी ज़ुबान जैसी होती है, ज़ाहिर है, यानी आधा तेज़र आधा बटेर। इसलिए शुरू में पढ़े लिखे लोग इसके इस्तेमाल से बचते रहे, लेकिन रफ्ता रफ्ता उसके कदम जमने लगे और मुग़लिया सल्तनत के आखिरी दौर में शुअरा ने इस बच्चे को अपने साये आतफ़त यानी गोद में लिया और पाल पोस कर बड़ा किया। बहुत कुछ सफाई पैदा की और नई तराश खराश से आरास्ता किया। मुग़लिया सल्तनत के ज़वाल पर समंदर के रास्ते से एक नई कौम हिंदुस्तान पर मुसल्लत हुई जो हिंदू और मुसलमान से बिल्कुल गैर थी। इस कौम ने उसकी उंगली पकड़ी, उसने उंगली पकड़ते उसका पहुँचा पकड़ा और दरबार में सरकार की रसाई हो गई। रफ्ता रफ्ता दफातर से फ़ारसी को निकाल कर बाहर किया और ख़ुद उसकी कुर्सी पर जलवागर हो गई। आखिर हिंदुस्तान की क़दीम राजधानी, उसका जन्मभूमि और उसका वतन हुआ। अब ये दौर दूर दूर तक फैल चुकी है। हिंदुस्तान के इस सिरे से उस सिरे तक चले जाए, हर जगह बोली और समझी जाती है, बल्कि हिंदुस्तान से बाहर तक जा पहुँची है। अब ये दुनिया की जदीद ज़ुबानों में शुमार किए जाने के काबिल हो गई। उर्दू हिंदी नसरात और क़दीम हिंदवी प्राकृत के आखिरी और सबसे शाइस्ता सूरत है। हिंदी बोली और फ़ारसी के मेल से बनी है। इसमें संस्कृत और प्राकृत के अल्फाज हैं। वह ज़माना दराज के इस्तेमाल और ज़ुबानों पर चढ़ जाने से ऐसे ढल गए हैं कि असल अल्फाज में तलफ़्फ़ुज़ और लहजा की दिक्कत थी बिल्कुल जाती रही और छटा कर पाक साफ सीधे सादे रह गए, जिनसे ज़ुबान में लोच, खुलावट और सफाई पैदा हो गई। उर्दू के हिंदी नसरात
होने में कोई शुबह नहीं, क्योंकि बैरूनी ज़ुबानों का असर इस्माय व सफ़ात में हुआ है, वरना ज़ुबान की बुनियाद यहीं से ज़ुबान पर है। तमाम हुरूफ फ़ाइल, मफ़ऊल, इज़ाफ़त, निस्बत, रबत वग़ैरह हिंदी हैं। ज़मीरें सब के सब हिंदी हैं। अफ़आल सब के सब हिंदी हैं, लेकिन फ़ारसी अरबी के अल्फाज के इजाफ़े ने मुख्तलिफ़ सूरतों में उसकी असल खूबी में इजाफ़ा कर दिया है। हिंदी अल्फाज में दिल नशीनी का ख़ास असर है और अरबी व फ़ारसी में शान व शौकत का। उर्दू ज़ुबान के लिए इन दोनों अंसर का होना ज़रूरी है। अरबी फ़ारसी अल्फाज ने न सिर्फ लुग़त में बल्कि ख़यालात में भी वुसअत पैदा कर दी है, जिससे ज़ुबान का हुस्न दोबाला हो गया है और वह ज़्यादा वसी और कारआमद बन गई, मगर असल बुनियाद जिस पर वह कायम है हिंदी ही है। यानी जो उर्दू ज़ुबान अभी हम बोल चाल के में इस्तेमाल करते हैं, हमारी मादरी ज़ुबान है, सरकार हिंदुस्तान की दूसरी मरकज़ी ज़ुबान का दर्जा हासिल है, तो वो दरअसल तो है, लेकिन हमारी जो पहली फर्स्ट प्रायोरिटी है, ठीक है, नेशनल लैंग्वेज है, वो हिंदी है। बग़ैर ज़ुबानों के अस्मा व सिफ़ात के इजाफ़े से उसकी हिंदी होने में मुतालिक फ़र्क नहीं आ सकता। मसलन आजकल बहुत से अंग्रेज़ी अल्फाज दाखिल होते रहे हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा ज़ुबान की असलियत व माहियत पर कोई कुछ असर नहीं पड़ सकता। ग़रज़ ये कि ज़ुबान मुख्तलिफ़ हैसियतों से ऐसी कबूल सूरत हो गई है कि उसकी तरक्की में शुबह नहीं हो सकता। उसकी सफाई, फसाहत व सलाहियत और हिंदी, फ़ारसी, अरबी और अंग्रेज़ी के मुख्तलिफ़ मुफीद असरात उसका असर का अम्र का यकीन दिलाते हैं कि वह दुनिया की होनहारों में से है। मौलवी अब्दुल हक। तो नाज़रीन, अभी आप समाअत कर रहे थे मौलवी अब्दुल हक के ये मज़मून जो उर्दू अदब के या उर्दू ज़ुबान के हवाले से आपके दरमियान पेश है। मुश्किल अल्फाज के मानी आप देखेंगे इस सबक में जो बहुत सारे मुश्किल अल्फाज दिए गए हैं, आपने पढ़ा और जाना। ये सबक के हवाले से जो ख़ास बातें हैं उसको तहरीर किया गया है। मारूजी सवालात आप देखेंगे बखूबी तौर पे, ठीक है। इन तमाम सवालात, इसके अलावा सोचिए और बताइए में सवालात है, गौर कीजिए है। ज़ेल में अल्फाज में दीगर जुमलों को इमला दुरुस्त करना है, वाही से जमा है। ज़ेल के दिए गए अल्फाज के तानीश तलाश करिए, बाद लगा कर लाहिका लिखिए, ठीक है। खाली जगहों को पुर करना अमली सरगर्मी है। उर्दू ज़ुबान के क़दीम शायरों और नस्र निगारों के नाम तहरीर करना है। तो ये तमाम तर चीज़ें इस वीडियो में हम शामिल करने वाले हैं। आपसे मुअद्दबाना अपील है कि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए। आइए अब जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है, सबक 3 उर्दू ज़ुबान मौलवी अब्दुल हक के हवाले से खुलासा। उर्दू ज़ुबान दुनिया की जदीद और मकबूल ज़ुबानों में शुमार की जाती है। इसके आगाज़ का वह दौर है जब हिंदुस्तान में मुसलमानों की आमद हुई। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों के ज़ुबानों और बोलियों के असर से ये शेरी ज़ुबान वजूद में आई, जो रफ्ता रफ्ता मकबूलियत हासिल करती गई। उर्दू ज़ुबान को सजाने संवारने में अवाम के साथ साथ हुक्मरानों और सूफियाए कराम ने नुमायाँ किरदार यानी रोल अदा किया है। ये इन ज़ुबान हिंदुस्तानी रेख्ता के नाम से अपने नाम से हासिल करती हुई उर्दू तक पहुँची। उर्दू के माने लश्कर के हैं। उर्दू के माने लश्कर के हैं। इस ज़ुबान से हिंदी की शीरीनी और अरबी व फ़ारसी के शान व शौकत शामिल है। ये ज़ुबान लगातार तरक्की की राह पर गामज़न है। ये ज़ुबान लगातार तरक्की की राह पर गामज़न है।
ठीक है। उर्दू ज़ुबान के हवाले से एक शेर समाप्त कर लें कि उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाव, उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाव, सारे जहां में धूम हमारी ज़ुबान की है, सारे जहां में धूम हमारी ज़ुबान की है। आइए मुश्किल अल्फाज के माने और तमाम तरह सवालात व जवाबात को देखने वाले हैं। मुश्किल अल्फाज के माने में है जदीद यानी नया, गामज़न यानी चलने वाला, तनावर यानी वह पगड़ी, माफ़ करिएगा मजबूत, दस्तार फजीलत यानी वह पगड़ी जो तालीम की तकमील पर बांधी जाती है, यानी तालीम जब मुकम्मल हो जाए तो वो इज़्ज़त अफजाई हौसला अफजाई के लिए अदब के एतबार से सुन्नत तरीके से दस्तार फजीलत बांधी जाती है। तहसील यानी हासिल करना या सीखना, उलूम यानी इल्म की जमा है उलूम, ठीक है। आइए दीगर लफ्ज़ों मानी देखते हैं। फ़नून के माने होता है फ़न की जमा, मखलूत के माने होता है मिला जुला, तसनीफ़ किताब लिखना, मजमून बनाना, तालीफ़ के माने अहले कलम की तहरीरों का मजमुआ। अब है खला यानी खला खाली जगह, ज़मीन से ऊपर वह खित्ता जिस पर ज़मीन की कशिश का असर नहीं होता, यानी गुरुत्वाकर्षण का असर नहीं होता है। अतियात यानी मेहरबानी, इनायत, आरास्ता यानी सजाया हुआ संवारा हुआ, मुसल्लत यानी फ़तह किया गया मुकर्रर किया गया, नसर यानी वह इबारत जो मंजूम न हो बिखरा हुआ हो, यानी उसे नसर कहते हैं। शाइस्ता यानी मुहज़्ज़ब या बासलीक़ा, मुहज़्ज़ब या बासलीक़ा, ठीक है। अब है फ़ाइल यानी काम करने वाला, फ़ाइल के माने काम करने वाला, फ़ाइल के माने काम करने वाला। मफ़ऊल यानी वह इस्म जिस पर कोई फ़ेल वाक़ हो, मफ़ऊल जिसको हम लोग क्रिया कहते हैं, ऑब्जेक्ट, ठीक है, यानी जिस पे काम करने का प्रभाव पड़ता है, तो वही उर्दू में है कि वह इस्म जिस पर कोई फ़ेल वाक़े हुआ हो। इज़ाफ़त यानी इज़ाफ़ा या ज़्यादा करना, ठीक है। रबत के माने लगाव या मेल मिलाप, निस्बत के माने ताल्लुक़, वुसअत यानी गुंजाइश या फैलाव, वसी के माने कुशादा दूर तक फैला हुआ या चौड़ा, माहियत यानी हकीकत या कैफियत, और फसाहत के माने होता है खुश कलामी या खुश बयानी। इस तरीके से आपने मज़मून की तशरीह को देखा, मुश्किल अल्फाज को देखा। अब आइए सवालों के अगले मरहले में देखते हैं, दुनिया की जदीद ज़ुबानों में से कौन सी ज़ुबान ऐसी है जिसके माने लश्कर के हैं। अलिफ अरबी, बे उर्दू, जीम फ़ारसी, दाल हिंदी। तो इसका सही जवाब है उर्दू। दूसरा सवाल है, उर्दू की मकबूलियत की सबसे अहम वजह क्या है। जवाब है अलिफ ये ज़बान आसान है, बे इसका रिश्ता अवाम से है, जीम ये मजहबी ज़ुबान है, या दाल ये हिंदी से मिलती जुलती ज़ुबान है। तो इसका मेरी नज़र में जो दुरुस्त ऑप्शन है वो इसका रिश्ता अवाम से है, ठीक है। तीसरा है, इनमें से कौन सी सिफत और उर्दू ज़ुबान की नहीं है। इसमें कौन सी सिफत उर्दू ज़ुबान की नहीं है। अलिफ शीरीनी, बे लताफ़त, तीसरा उसबियत, और चौथा मकबूलियत। शीरीनी के माने मिठास, लताफ़त के माने वह चीज़ या काम जिसमें लुत्फ़ हो, मज़ा आए, और मकबूलियत के माने प्रसिद्धि, लोकप्रियता, पॉपुलरिटी। लेकिन उसबियत के माने होता है उकताहट महसूस करना, परेशान हो जाना, ठीक है, ये नहीं होगा, माफ़ करिएगा, यही होगा। अगला है,
उर्दू में मुफरद हुरूफ तहजी की तादाद क्या है? ऑप्शन अलिफ 36, बे 37, जीम 38, दाल 39। तो सही है 39 यानी 39। पांचवा सवाल है काशिफ रोटी खाएगा, इस जुमले में फ़ाइल क्या है? फ़ाइल के माने करता, फ़ाइल के माने करता, सब्जेक्ट तो काशिफ अलिफ, बे रोटी, जीम खाएगा, दाल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है, सही जवाब है काशिफ। ठीक है। छठा है उर्दू में हुरूफ तहजी में मुरक्कब अल्फाज की तादाद क्या है? मुरक्कब अल्फाज की तादाद क्या है? तो इसका ऑप्शन पहले देख लेते हैं। अलिफ 13, बे 14, जीम 15 और दाल 16। तो सही जवाब है अलिफ 13। ठीक है। अब इसके बाद आइए सोचिए और बताइए के हवाले से तमाम तर सवालात व जवाबात को देखते हैं। पहला सवाल है उर्दू ज़ुबान किस ज़माने की इजाद है? तो जवाब है उर्दू ज़ुबान जदीद ज़माने की इजाद है। बे उर्दू के माने क्या है? तो उर्दू के माने लश्कर के हैं, जिसके माने सबको साथ लेकर चलना होता है। किन ज़ुबानों के, आइए अगला सवाल देखते हैं। किन ज़ुबानों के मिलने से उर्दू का हुस्न दोबाला हो गया है? जवाब तुर्की, अरबी, फ़ारसी, संस्कृत और अरबी, फ़ारसी, संस्कृत, हिंदी, प्राकृत वगैरह ज़ुबानों के अल्फाज शामिल होने से उर्दू ज़ुबान का हुस्न दोबाला हो गया है। अगला सवाल है मुगलिया सल्तनत के बाद समंदर के रास्ते से कौन सी कौम हिंदुस्तान पर मुसल्लत हुई? तो जवाब है मुगलिया सल्तनत के बाद समंदर के रास्ते बरतानवी कौम हिंदुस्तान पर मुसल्लत हुई, जिसकी ज़ुबान अंग्रेज़ी थी। रे उर्दू ज़ुबान कौन सी क़दीम ज़ुबान की आखिरी साइस्ता सूरत है? तो जवाब है उर्दू ज़ुबान क़दीम हिंदी, प्राकृत और फ़ारसी ज़ुबान की आखिरी साइस्ता सूरत है। आइए अब अगले मरहले में हैं और सवाल व जवाब देखते हैं। कई ज़ुबानों के मेल से क्या वजूद में आती है? तो जवाब है कई ज़ुबानों के मेल जोल से एक नई ज़ुबान वजूद में आती है। ठीक है। इसके बाद देखिए आगे पहला सवाल शुरू होता है। फिर आप उर्दू क्यों पढ़ना चाहेंगे? जवाब है मंदरज़ेल क़वायद के सबब ही फ़वायद के फ़ायदा की जमा क्या है? फ़वायद। फ़वायद की सबब ही मादरी ज़ुबान उर्दू पढ़ना चाहेंगे। अव्वल यानी पहला, मादरी ज़ुबान यानी उर्दू के ज़रिए बच्चा अपनी ज़िंदगी के मुतालिक आज़ादी से सोच सकता है। फिर दूसरा है तालीम के साथ तरबियत को नाफिज कराने के लिए उनकी तरक्की में इजाफ़ा करना। ठीक है। फिर तीसरे में दिया हुआ है अपनी इनफरादी समाजी और कौमी ज़ुबानी ज़िंदगी फिर तीसरे में देखते हैं अपनी इनफरादी समाजी और कौमी ज़िंदगी से दिलचस्पी पैदा करना। चौथे में है बोलना, पढ़ना, लिखना, तहरीर व तकरीर में बेहतरी पैदा करना। इसके अलावा पाँचवें में है अपनी फ़िक्र व नज़रियात की बेहतर नशो व नुमा और ख़यालात के इजहार का तरीक़ाकार की बुनियाद। फिर अगले मरहले में है एक अच्छा शहरी बनने के अलावा उम्दा लीडरशिप की तरबियत और इस्लाह के लिए। ठीक है। फिर है झेल में दिए गए जुमलों के इमला दुरुस्त करें।
सही जो इमला है वो मैंने तहरीर कर रखा है। नाज़रीन आपसे गुजारिश होगी कि इसे तहरीर कर लीजिए और बखूबी तौर पे अपने इल्म में इजाफ़ा यूँ ही करते रहें। उर्दू प्यारी ज़ुबान है, या हम कर सकते हैं उर्दू एक प्यारी ज़ुबान है। उर्दू के माने लश्कर के हैं। मुग़लिया सल्तनत के आखिरी दौर में शुअरा ने इस बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया। उसके बाद फिर अगले में देखते हैं कि चौथे में उर्दू ज़ुबान की शेरी सिन्फ गज़ल है। पाँचवा मिर्ज़ा गालिब एक बड़े शायर थे। पाँचवें में देखते हैं वाहिद से जमा बनाइए। वाहिद अल्फाज दिए गए हैं शायर, जमा है शुअरा, शजर असजार, फ़न फ़ुनून, इल्म उलूम। अब तसनीफ़ तसानीफ़, गरज़ अगराज़। ज़ेल में दिए गए अल्फाज की तानीस बनाइए। आइए अब हम तानीस बनाते हैं। कुम्हार कुम्हारिन, लोहार लोहारिन, नया नई, नाग का तानीस है नागिन, शायर शायरा, धोबी धोबिन। अब आइए अगले मरहले में देखते हैं। सवालों जवाब में है बाज़ लाहका यानी सफिक्स प्रत्यय के साथ चंद अल्फाज लिखिए। ठीक है, जो अल्फाज दिए गए मैंने उसको तहरीर कर रखा है। उसके साथ में लाहका के माने होता है बाद में जुड़ने वाला। वह अल्फाज जो बाद में जुड़कर एक मानीदार लफ्ज़ बन जाए, मानी दे पैदा करे, उसे ही लाहका कहते हैं। साबका पहले होता है जिसको प्रत्यय माफ़ करिएगा उपसर्ग कहते हैं, जिसको प्रीफिक्स कहा जाता है। तो अल्फाज जो है दागा तो दुरुस्त हो जाएगा दागाबाज, जाँबाज, निशाना निशानेबाज, पतंग पतंगबाज, और जल्दबाज, धोखेबाज, कबूतरबाज। इस तरीके से आपने समारात देख रहे हैं। आपसे मुअद्दबाना अपील होगी कि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए। आइए खाली जगहों को भरिए। उर्दू ज़ुबान खाली जगह प्यारी ज़ुबान है। उर्दू ज़ुबान इस या उस खाली जगह की यादगार है तो ज़माने की। उर्दू खाली जगह में है, मुसलमानों की मजहबी और इल्मी ज़ुबान है थी। माफ़ करिएगा, यहाँ फ़ारसी होना चाहिए, यहाँ थोड़ा सी परेशानी हुई। जहाँ पे दुरुस्त दो है, तीसरे ऑप्शन में फ़ारसी दुरुस्त है। चौथे में सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा नज़्म के शायर या नज़्म निगार डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल हैं। उर्दू हमारी मादरी ज़ुबान है। उर्दू हमारी मादरी ज़ुबान है। ठीक है, अब आइए कुछ और देखते हैं। अमली सरगर्मी के तौर पे है उर्दू ज़ुबान के क़दीम शायरों और नस्र निगारों के नाम मालूम कीजिए। उर्दू के अदब के नस्र निगार और शायरों के नाम मालूम करना है। पहला है उर्दू ज़ुबान के क़दीम शायर और दूसरी जानिब है नस्र निगार। तो आइए उर्दू ज़ुबान के शायरों की फ़हरिस्त में मेरी तलाश में मुझे पड़ताल करते हुए मालूम चला कि पहली फ़हरिस्त में अमीर खुसरो को रखना मुनासिब रहेगा। ठीक है, अब नस्र की तरफ देखते हैं तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मुल्क की आज़ादी में नुमायाँ किरदार अदा करने वाली ये शख्सियत हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम बनाए गए, इसलिए भी इनकी अहमियत बड़ी मकबूलियत बढ़ जाती है। शायर की फ़हरिस्त में दूसरे नंबर पे हैं ख्वाजा बंदा नवाज गेसो दराज, और नस्र निगार के दूसरे नंबर पे हैं सैयद सुलेमान नदवी। शायरों की फ़हरिस्त में तीसरे नंबर पे ख्वाजा हैदर अली आतिश, और नस्र में तीसरे नंबर पे हैं
मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग। ठीक है, फिर चौथे मरहले में शायरों की जमात में है मिर्ज़ा असदुल्ला बेग गालिब, जिनका मैंने पूरा नाम लिख रखा है। नाज़रीन इसे भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार एग्ज़ाम वगैरह इम्तहानात में पूछ लेता है कि गालिब किसका तखल्लुस है या गालिब के असल नाम क्या है। ठीक है, तो मिर्ज़ा असदुल्ला बेग गालिब। पतरस बुखारी ये नसर निगार की फहरिस्त में शामिल किए गए हैं। और उसके बाद फिर अगले में देखते हैं मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली शुअरा की फहरिस्त में अहम मकाम रखते हैं। उसके बाद फिर मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली के बाद मौलवी अब्दुल हक। ठीक है, अब है फ़िराह गोरखपुरी शायरी के फहरिस्त में। दूसरी जानिब नसर निगारी में है मुंशी प्रेमचंद। उसके बाद उर्दू के शायरी में अहमद फराज का नाम भी 19वीं सदी में अहम मकबूल और मारूफ रहा है। इसके साथ ही नसर के फहरिस्त में आगा हशर काश्मीरी का नाम भी शामिल किया गया है। तो ये तमाम तर सवालात उर्दू ज़ुबान के हवाले से आपने इस वीडियो में देखा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप इसकी राय कमेंट के ज़रिए से ज़रूर दीजिएगा। अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच पाए। हम सिलसिलेवार वीडियो 8वीं जमात के हवाले से ला रहे हैं, ताकि हमारे नाज़रीन तलबा तालबात को किसी तरह की कोई दुश्वारी पेश न आए। तो फिर मिलते हैं एक नए सबक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़, शबा खैर, अलविदा। 8वीं जमात के उर्दू किताब फ़रोज़ा के इस सबक में आपने पहले हिस्से में इस सबक के हवाले से तारुफ, इंट्रोडक्शन, परिचय देखा। उसके साथ ही आपने इस सबक के हवाले से PDF नोट्स के साथ तमाम तर सवालात व जवाबात भी शामिल देखें। अब ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय कमेंट के ज़रिए से ज़रूर दीजिएगा। अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए। 8वीं जमात के फ़रोज़ा के हवाले से तमाम तर वीडियोज़ आप प्लेलिस्ट के ज़रिए से देख पाएंगे। और हम इस बार कोशिश कर रहे हैं कि इस वीडियो में के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तमाम वीडियो के जो PDF नोट्स होंगे उनको उसका लिंक आपको शेयर कर दें। तो ये भी एक नई एक्टिविटी होगी इस खास तौर पे। तो अपनी राय आप कमेंट के ज़रिए से ज़रूर दीजिएगा। YouTube के अलावा दीगर सोशल मीडिया पे भी आप हमें फॉलो, लाइक, शेयर ज़रूर कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नए सबक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अलविदा।